हेलो प्यारे दोस्तों और भाइयों, कैसे हो आप सभी लोगों को जय हिंद। आज की क्लास को मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं आपको। ये जो मैं क्लास कराऊंगा इसमें अभी तक जो संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये एक क्लास नहीं होगी, लगभग 3 क्लासें या 4 क्लासें होंगी। और ये क्लास जो होगी, आप देखना, संविधान के ये अनुच्छेद के साथ में बहुत से फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे आप इस क्लास को लेने के बाद में अनुसूचियों की क्लास और संविधान के जो स्रोत अभी तक जो क्लास ली है, उन्हीं से आप जो वन डे के छोटे एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अगर कोई टफ एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जैसे आप एसएससी जैसे जो है, तो इन्हीं जो 7-8 जो क्लासें होंगी उतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उतने में ही काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएसआई जैसे बड़े एग्जामों की तैयारी करते, जिसमें संविधान से संबंधित बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फैक्ट पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए ले रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं कहता हूं गारंटी के साथ में, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ हैं। अगर ये आज की अनुच्छेद जो होंगी, आज से लेकर के ये 3 क्लासें होंगी, जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप कर लेते हैं, तो उससे बाहर एक भी प्रश्न संविधान का नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। ये मेरी गारंटी के साथ है। मैं आज कम से कम 10 एग्जाम दे चुका हूं। आप देखते हैं कि आरपीएफ एसआई बता रहा हूं कितने एग्जाम दे चुका हूं। आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस 2 बार दिया। एक बार 210 नंबर हो करके भी नॉर्मलाइजेशन के बाद में सेलेक्ट नहीं हुआ, दूसरी बार में सेलेक्ट हुआ। एसएससी जीडी दिया, उसमें भी सेलेक्ट हुआ, उसके में भी सेलेक्टेड हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट का दिया, प्री निकला, मेंस निकला। उसके बाद में क्या हुआ, कट ऑफ गई इलाहाबाद की 45, नंबर आए 55। आई एम नॉट सेलेक्टेड। फाइनल कटाव में मेरा नाम नहीं, क्योंकि मैं पीसीएम से था। उसके बाद में हमने वीडियो का एग्जाम दिया। उसमें मेरे 99 सही थे, जिसमें 1/2 माइनस मार्किंग थी। 1/2 माइनस मार्किंग थी। एसएससी सीएचएसएल का दिया, एक बार हमारे 2 नंबर कम पड़े। इंग्लिश अच्छी नहीं आती इसलिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट सारे आते, इंग्लिश नहीं आती इसलिए रह गया। एक बार एमटीएस दिया, एमटीएस में एक बार 1.5 नंबर कम पड़ा, हमारे दोस्त और हमारा दोनों लोगों का। उसके बाद में दोबारा दिया ही नहीं। एसएससी सीजीएल एक बार दिया हूं, जिसमें टफ पेपर आया था। 120 क्वेश्चन जो थे, 120 जो थे नंबर्स आए थे। उसके बाद में इस बार देना बाकी है अभी। और आपको बताएं, यूपी SSSC जो चकबंदी अधिकारी का पेपर हुआ, उसको दिया। काफ़ी अच्छा एग्जाम रहा। उसके बाद में इससे पहले सबसे पहला मैंने एग्जाम जो दिया था, उसका नाम है एक्साइज कांस्टेबल का, जो दिया था 2017 में एग्जाम दिया था एक्साइज कांस्टेबल का, जिसमें कट ऑफ गई थी 55। अभी बहुत साल बाद रिजल्ट आया, उसमें भी अच्छा किया था। तब मेरी तैयारी कुछ नहीं, तैयारी तो मैंने 2018 से तैयारी स्टार्ट की है। ठीक है, प्रॉपर वे में 2018 से तैयारी स्टार्ट की है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एग्जामों को देने के बाद में वीडियो है, जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं, आरपीएफ के हुए हैं, एनटीपीसी के हुए हैं, ग्रुप डी का हुआ, सारे एग्जाम दिए। तो सभी के एग्जामों को देने के बाद में यहाँ तक 3 एग्जामों में सेलेक्ट हुआ। अच्छी बात है, ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होते हैं, बहुत लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। तो इसलिए क्या है कि एक्सपीरियंसेस जो अनुभव होता है, उसके आधार पे आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप लोगों को मैं कराऊंगा। और इस पे मैं अपनी जर्नी जो है, एक गांव से, छोटे गांव से बिलोंग करके, कैसे क्या तैयारी करके, कैसे क्या आप लोगों को मैंने पढ़ाऊँगा, कैसे क्या मैं करूँगा, कैसे क्या यहाँ तक मैं आया हूँ, मेरी सोच क्या थी,
और मेरी बात यह है कि मैं कक्षा 5 में जब पढ़ता था तभी से मुझे लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता था। अपने दोस्तों को कोचिंग देता था, शाम को कहता था आप भाई आना मेरे पास, क्वेश्चन सारे पढ़ लेना आकर के। उनको मैथ पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, जो कुछ भी पढ़ाना होता था उन्हें पढ़ाते थे रूम घर पे बुला करके। उसके बाद में कक्षा 6 में, क्लास 6 में और 5 में जब पढ़ते थे तो हम खुद ही, मैडम तो नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले तो बच्चों को खड़े कर देते पढ़ाओ, तो हमें तो मैथ्स और इंग्लिश आती थी, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता था, मैं उनको सेंटेंस करवाता था, सब कुछ मैं करवाता था बच्चों को। वो मुझे दे, मैं बोर्ड पे खड़े होकर के चाक से, मैम तो बहन जी होती थी, वो तो बैठी रहती थी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जर्नी है, बहुत स्ट्रगल पूर्ण है, ऐसी है कि अगर आप लाइफ में एक दिन भी मिस करोगे, अगर आप एक दिन पढ़ाई से दूर जाओगे तो पढ़ाई आपसे 10 दिन दूर चली जाएगी। इस चीज़ को समझो, अहमियत समझो। चाहो तो आप अपनी ज़िंदगी को बना लो, चाहे बिगाड़ दो। कोई नहीं कह सकता यार आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी को, तुम ही इसके तुम ही यार जानोगे, तुम ही अब पहचानोगे। दुनिया तो तुम्हें हर समय गिराने पे लगी रहेगी, वो कभी नहीं सोचेगी कि आप सक्सेस हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस के मायने ही इतने ज़्यादा, इतने परसेंटेज कम है, 0.01% है सक्सेस के मायने। अगर आप 2011 के सेंसस उठाकर देखते हो, जिसमें से 6 करोड़ लोग तैयारी के लिए 126 करोड़ में से निकलते हैं, 126 करोड़ में से 6 करोड़ लोग तैयारी के निकलते हैं, जिसमें 5 साल में मात्र 5 लाख लोग सेलेक्ट होते हैं। 5 लाख लोग जो सेलेक्ट होते हैं वो सरकारी और प्राइवेट सभी कंपनियों को मिला करके होते हैं। उसमें से भी 5 करोड़ 95 लाख लोग बेरोजगार रह जाते हैं। अब आप सोच सकते हो 126 लाख में से मात्र 5 लाख सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बड़ी तादाद है, इतने ज़्यादा सक्सेस के मायने हैं। इस पैंडेमिक दौर में अगर गवर्नमेंट जॉब है वही लोग सरवाइव कर पाए हैं, बाकी प्राइवेट वालों की कितनी की 2 साल में जॉब चली गई, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस चीज़ की वैल्यू को समझिए, टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। नहीं तो आप जानते ही हैं कि इस समय ने जिस कदर से लोगों को बाइकाट किया है, वो कहीं चेहरा दिखाने वाले नहीं रह गए हैं। जिसको कहते हैं चेहरा दिखाने वाले, वो शर्म के मारे क्या करें बेचारे, जिंदगी है कुछ यूं ही चलते हैं, आज नए अंदाज में कुछ अपने ख्वाबों को फिर से लेके चलते हैं। कहते हैं मुश्किलें हैं क्या लड़ना छोड़ देंगे, मुश्किलें हैं तो क्या चलना छोड़ देंगे, संघर्ष है तो क्या लड़ना छोड़ देंगे, किया था जो खुद से वादा मंजिल को पाने का, असफलताओं को देखकर क्या कोशिश करना छोड़ देंगे। चलो तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आप लोग जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना और अनुसूचियां हैं की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जबकि नंबरिंग के हिसाब से 400 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं और अनुसूचियां 12 ही हैं, लेकिन अध्याय 24 हो चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धाराओं की कुल संख्या जो है वो 395 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यह बात की गई है? तो भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा, यह बात करता है आर्टिकल नंबर 1 में, अनुच्छेद 1 में बात करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2 में बात करता है नए राज्यों के इस प्रवेश और स्थापना की, किसकी? नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना की, प्रवेश व स्थापना की बात करता है, स्थापना की बात करता है।
आर्टिकल नंबर 3 में कहता है कि नए राज्य जो है, नए राज्य हैं या वर्तमान राज्य हैं या पुराने राज्य हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के सीमाओं के, दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रफलों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, सीमा को बढ़ा सकते हैं, सीमा को घटा सकते हैं, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, और एक नए राज्य का भी सृजन कर सकते हैं, दो राज्यों को मिलाकर के, उनकी कुछ सीमाओं को, कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के। तो ये आर्टिकल नंबर 3 की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 4 जो कहता है, अनुच्छेद 4 में कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कोई भी बनाई जाने वाली जो विधि है, कानून है, वो साधारण विधि द्वारा पास होगी। किसके द्वारा? साधारण विधि द्वारा, साधारण विधि द्वारा पास होना चाहिए, ना कि संविधान संशोधन विधि के द्वारा। ये बात करता है आर्टिकल नंबर 4। कौन बात करता? आर्टिकल नंबर 4। अध्याय नंबर 1 जो है, अध्याय नंबर 1 जो है, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है, जिसमें संघ एवं राज्यों की बात करता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात करता है, ठीक है। तो उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। टूट राज्यों का अटूट संघ कहा गया। अगला है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो देखो भाई, नागरिकता की जो बात करता है यहां पे कर ही लेते हैं। भाग नंबर 2 में बात करता है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 में बात करता है। किसमें? 5 से 11 में बात करता है। हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता की बात करता है। जबकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता मतलब एक राज्य की है, दूसरी केंद्र की है। क्या है? दूसरी जो है वो केंद्र की है। 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद मौलिक अधिकार हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 हैं, भाग नंबर 3 में। किसमें? भाग नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 4 है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51 है, भाग नंबर 4 में है, भाग नंबर 4 में है। ये आपके आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नागरिकता हमारी ब्रिटेन के हिसाब से है, ठीक है। और अब नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता के संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनकी बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया है कि संविधान जब हमारा लागू हुआ उस समय प्रारंभ में नागरिकता हमारी क्या होगी? प्रारंभ के नागरिकता की बात करता है, प्रारंभ में नागरिकता की बात करता है। 6 में बात करता है कि अगर व्यक्ति कोई है भारत से पाकिस्तान से भारत चला गया। कहाँ? पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति है वो भारत चला गया, उसकी नागरिकता के बारे में कहा गया। उसके बाद में 7 में कहा गया अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया। कहाँ? भारत से पाकिस्तान चला गया, भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसके बारे में नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। 7वें में कहा गया, 7वां हो गया। 8वें में कहा गया है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे एनआरआई होते हैं उनकी। 9 में कहा गया कि विदेशी राज्य की अगर तुम स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो आपको यहाँ की नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा या भारत का नागरिक ना होना। 10 में कहा गया है नागरिकता जो अधिकार कोई संसद कोई भी नियम या कानून बनाता है तो उसके आधार पे क्या होता है? लोगों का नागरिक बने रहना। 11 में कहा गया है 11 में कहा गया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार विधि द्वारा नियमन की बात करता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो कौन से अनुच्छेद जो हैं वो आप जानते ही हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 जो होता है, विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण। 15 में कहा गया धर्म वंश मूल लिंग जन्म आधार के जन्म निवास स्थान के आधार पर क्या होगा? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। 16 में अवसर की समानता की बात करता। 17 में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की बात करता। ठीक है, जबकि 23 में किसकी बात करता? 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता। 23 में क्या करता है? 23 में जो है बलाश्रम पर प्रतिषेध लगाता है। और यहीं पर 24 होता तो कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों पर सृजन पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 है। कौन है? अनुच्छेद 17 है। 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। 15 धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 16 अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता? तो पुनर्निर्वाचन की योग्यता की बात जो करता है, पुनर्निर्वाचन योग्यता की जो बात करता है वो कौन सा अनुच्छेद करता है? बताइए कौन सी अनुवाद करता है? तो अनुच्छेद जो 57 होता है वो बात करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कहा गया राष्ट्रपति भारत का कोई एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या कहा गया? 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी जिसका मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति जो होगा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से अपना कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 54 में कहा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। पर 55 में निर्वाचन की रीति की बात करता है। किसके? निर्वाचन की रीति की बात करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 19 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 19 के तहत बात करता है। ठीक है, किसके तहत बात करता है? अनुच्छेद 19 के तहत बात करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद जबकि 20 में बात करता है, 20 में अपराध के लिए दोषसिद्धि के संरक्षण के संबंध में बात करता है, जबकि 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निषेध बताया गया है। गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 में है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल नंबर 19 में बात की गई है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। पहले में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की करता है। दूसरे में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की बात करता है। और तीसरे में आपके संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की बात करता है, या सम्मेलन। ठीक है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है। चौथे में आपके भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता देता है। और 5वें में आपके भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास कर सकते हैं और बस जाने की स्वतंत्रता देता है। और छठे में कोई भी वृत्ति या उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के जो शोषण से संबंधित है तो आप लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 24। कौन? आर्टिकल नंबर 24। 23 में बलाश्रम पर प्रतिषेध है। 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों पर कारखानों आदि में बालकों पर निषेध लगाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करता है? तो आर्टिकल नंबर 29। कौन सा अनुच्छेद 29 जो होता है बालकों के अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण की बात करता है। 32 में क्या कहा गया है? 32 में जो बात करता है संवैधानिक उपचारों की बात करता है। किसके संवैधानिक उपचारों की बात करता है? इसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत आप जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है। 19 में आप जानते ही हैं 19 में क्या बात करता है? 19 में आपके वाक स्वतंत्रता और वाक अभिव्यक्ति विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 14 में आप जानते हैं अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष जो समता है ये आपके ब्रिटेन के संविधान से, विधियों का समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अभी मैंने बताया अनुच्छेद 32। 54 में बताया था मैंने, 54 में क्या बताया था? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं। 61 में बताया था राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 74 में क्या करता है? मंत्रिपरिषद की बात करता है। किसकी बात करता है? 74 में जो होगा राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? 36 से 51 भाग नंबर 4 में, भाग नंबर 4 में राज्य के निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? तो कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है किस अनुच्छेद में वर्णित है बताइए? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में। किसमें? अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। जबकि आर्टिकल नंबर 49 में क्या कहा गया है? आर्टिकल नंबर 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारक के जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधियों की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल नंबर 31 जो है, आर्टिकल नंबर 31 जो है ये आप जानते हैं 31 जो होता है संपत्ति के अधिकार की बात करता है। इसे हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे 300 का के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायत के गठन की बात करता? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों के गठन की बात अनुच्छेद 40 करता है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। 37 में क्या होता है? 37 में राज्य के अंतर्गत जो होते हैं इन्हें न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, ये बात करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो अनुच्छेद 51A में जोड़े गए और भाग 4A जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? अनुच्छेद 51A में। डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में प्रारंभ में कहा कितने थे? मूल में थे 10 थे, अब कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अगला जोड़ा गया है। ठीक है, 2006 द्वारा 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया था। उसके बाद में आप देखते हैं जोड़ा गया और रूस के संविधान से लिए गए। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यह बात किस अनुच्छेद में की गई है? आर्टिकल नंबर 53 में की गई। किसमें? 53 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
51 में बात ही की गई थी अंतर्राष्ट्रीय शांति। 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। 54 में निर्वाचन की बात की गई। 55 में निर्वाचन की रीति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया के जैसी ही प्रक्रिया आपको चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता, कैग को हटाया जा सकता। ये सभी इसी रीत से चलाई जाती है। अनुच्छेद जो 75 है, बताइए ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 75 है ये किससे संबंधित है? तो 75 जो है आर्टिकल नंबर 75 मंत्रियों के बारे में जो है, मंत्रियों के बारे में उपबंध की बात करता है। 76 जो होता है ये आपके भारत के महान्यायवादी की बात करता है, महान्यायवादी की बात करता है। जबकि 85 जो होता है संसद के 17 संसद के सत्र 17 और विघटन की बात जो करता है ये आपका आर्टिकल 85 करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति की जो बात करता है ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की बात करता है? तो उपराष्ट्रपति की जब बात करता है तो ये भारत अनुच्छेद नंबर 63 होता है। कौन होता है? 63 होता है। ठीक है। 76 में भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। 53 में जानते ही थे कार्यपालिका, ये सब। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कहा गया था उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। 65 में कहा गया उसकी आकस्मिक जैसे राष्ट्रपति होता है उसका स्थान रिक्त हो तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। किसके? 75 के तहत। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आर्टिकल नंबर 75। कौन सा? आर्टिकल नंबर 75 जो है वो डिसाइड करता है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 26 जो होता है धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात कर। 32 में संवैधानिक उपचारों की अधिकार। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आप सभी लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करना हो करो, ना करना हो ना करो, जैसी आपकी मर्जी। अगर 1000 जरूर करा देना, चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके बाद करना या ना करना, क्योंकि व्यू आते रहेंगे। उससे पहले जो यूट्यूब जो होता है चैनल को प्रमोट नहीं करता है, कोई भी क्या होता है रीचिंग नहीं पहुंचती, ये सारी समस्याएं होती। उससे क्या होता है करेजमेंट नहीं मिलता है, करेज नहीं मिलता है वैसे। ठीक है। तो ये जरूर कर देना। उसके बाद में आप फिर सब्सक्राइब करना या ना करना, जो मना है वो करना। ठीक है। डिसलाइक कर देना, कुछ भी कर देना, आपको फायदा हो बस की कोई मतलब नहीं। ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय।